टूनी को रील्स बनाने का बहुत शौक है। वो बस पूरे दिन नए नए कपड़े बदलकर और खूब सारा मेकअप लगाकर बस नई नई रील्स बनाती है और रील्स बनाने के चक्कर में उसे कुछ भी याद नहीं रहता। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ऐसा कहकर टूनी अपनी रील्स बना लेती है और उसे देखने लगती है। अरे वाह, कितनी अच्छी रील बनी है, अब इसे अपलोड कर देती हूँ। टूनी वो रील इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देती है और उसके अपलोड होते ही वीडियोस पर कई कमेंट्स और लाइक्स और व्यूज आने लगते हैं। अरे वाह, मैं तो छा गई, कितने अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं लोग। तभी उसकी सास उसके पास आती है और कहती है, लोग तो कमेंट और लाइक कर रहे हैं पर तू भी तो कुछ कर ले। सुबह से हम लोग भूखे बैठे हुए हैं, लेकिन इस महारानी को देखो, ये तो रील्स बनाने बैठ गई। अरे बहू, हम बूढ़ों को कुछ खिला पिला दे, नहीं तो हम तो ऐसे ही मर जाएंगे। लाती हूँ माँ जी, आपने तो इतनी सी बात का बतंगड़ बना दिया। मैं अभी आपके लिए खाना बनाने ही तो वाली थी। हाँ हाँ, हमें पता है कि तू कैसा खाना बना रही थी। उसकी सास और उसका पति सोनू टूनी की इस रील बनाने की आदत से परेशान हो गए थे, क्योंकि वो इस चक्कर में सोनू को भी समय नहीं देती थी और पूरे दिन बस रील्स बनाने में ही लगी रहती थी। एक दिन, अरे सोनू बेटा, ये बहू को कौन सी बीमारी ने जकड़ा हुआ है जो उसका पीछा छोड़ ही नहीं रही। हमें तो इसकी रील्स के चक्कर में एक समय की रोटी भी ढंग से नहीं मिल पाती। अब बता क्या करे। माँ, मैं जानता हूँ इसका क्या इलाज है, बस तुम देखती जाओ मैं कैसे इसकी अकल ठिकाने लाता हूँ। फिर अगले दिन सोनू किसी लड़की को अपने साथ लेकर आता है जो दुल्हन के लिबास में थी। उसे सोनू के साथ देख टूनी के तो होश उड़ गए और उसने कहा, ये कौन है जी आपके साथ? अच्छा, ये इसका नाम मैना है और ये मेरी नई पत्नी है। क्या नई पत्नी? लेकिन कैसे? आपकी पत्नी तो मैं हूँ ना। तुम? अच्छा, शुक्र है तुम्हें याद तो है कि तुम मेरी पत्नी हो, वरना मुझे तो लगा था कि रील्स के चक्कर में तो तुम भूल ही गई होंगी कि पति कौन है और सास ससुर कौन है ना? नहीं जी, मुझे सब याद है, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप दूसरी शादी नहीं कर सकते और मेरे होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। तब लूसी आकर कहती है, अरे वाह सोनू मेरे बेटे, ये क्या किया तूने? आज तो तूने बहुत सही काम किया है। आज मिली है मुझे मेरी असली बहू। तो क्या मैं नकली थी माँ जी? नकली तो नहीं थी, लेकिन तेरे होने का कोई फायदा भी तो नहीं था। तुझे तो अपने रील से ही फुर्सत नहीं मिलती थी, हमें तो तू पूछती क्या? टूनी को अब अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद कभी भी आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं ये रील्स बनाना छोड़ दूंगी और अपनी गृहस्थी पर ध्यान दूंगी। प्रॉमिस माँ जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, तो आज से तू ही मेरी बहू। सोनू, इस लड़की को वापस करा। टूनी बहू, हम तो बस तेरी परीक्षा ले रहे थे और तेरे साथ एक मजाक कर रहे थे बस, और अब सब हंसने लगते हैं। एक सिमरपुर नाम के गांव में अंजलि नाम की एक औरत रहती थी। अंजलि की एक बेटी थी जिसका नाम पूजा था। पूजा बहुत ही सुंदर और खूबसूरत थी। पूरा गांव उसकी खूबसूरती की तारीफ किया करता था। वहीं अंजलि की एक सौतेली बेटी भी थी जिसका नाम प्रीति था। प्रीति उसकी सगी बेटी नहीं थी, बल्कि वो उसके पति की पहली पत्नी की बेटी थी। प्रीति का रंग काला था, इसलिए उसकी माँ उसे जरा भी पसंद नहीं करती थी। वो हमेशा उसको काले रंग के लिए ताना दिया करती थी। अरे इससे अच्छा तो तू पैदा होते ही मर जाती तो कितना अच्छा होता। तेरे माँ बाप और मेरे सर से एक बोझ तो कम हो जाता। पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, उसके बाद अपने बाप को भी नहीं बख्शा तूने। पता नहीं कैसी मनहूस किस्मत लाई है। चल चल जल्दी हाथ चला और ये सारी मिर्ची कूट दे। माँ, मिर्ची कूटते समय मेरी आँखों में बहुत तेज मिर्ची लगती है, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। क्या कहा? नहीं करेगी? अरे पूजा बेटी, आना तो जरा यहाँ। पूजा आती है और प्रीति के हाथ बांध देती है और अंजलि उसके मुंह पर मिर्ची रगड़ देती है। बेचारी प्रीति चिल्लाती रहती है, माँ छोड़ दो, माँ छोड़ दो, बहुत मिर्ची लग रही है माँ, माँ छोड़ दो। बहुत काम को मना करने लगी है ना तू, यही सजा है तेरी। बोल, आज के बाद किसी काम को मना करेगी? नहीं माँ, नहीं करूँगी, छोड़ दो माँ, बहुत मिर्ची लग रही है। तब अंजलि और पूजा उसे छोड़ देती हैं, पर बेचारी प्रीति, उसकी आंखों में बहुत तेज मिर्ची लग रही थी। उसने अपने मुंह धुला और उसे कुछ राहत मिली, पर उसके साथ ये हमेशा ही होता था। उसकी माँ और बहन उसे हमेशा ही परेशान करती थी। एक दिन अंजलि बहुत ही सुंदर और महंगा सा फ्रॉक पूजा के लिए खरीद कर लाती है। अरे देख मेरी लाडो रानी, कैसा है ये फ्रॉक? अरे माँ, ये तो बहुत
अच्छा है, बहुत महंगा भी लग रहा है। हाँ महंगा तो है, पर बेटी मेरे लिए तेरी खुशियाँ मायने रखती हैं, पैसा नहीं। मेरा बस चले तो मैं लाख उड़ा दूं तेरे ऊपर। देख तू कितनी सुंदर लग रही है, एकदम परी जैसी। तभी प्रीति वहाँ आती है और कहती है, माँ मेरे कपड़े भी फट गए हैं, क्या तुम मेरे लिए भी कुछ लाई हो? दूर हट, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, और भला मैं तेरे लिए क्यों कपड़े लाऊंगी? पूजा के जो फटे पुराने कपड़े हैं वही पहन, समझी ना? आई बड़ी महारानी। अंजलि पूजा के फटे पुराने कपड़े प्रीति को दे देती है और प्रीति उन्हें देखकर बहुत रोने लगती है और रोते रोते एक जंगल में चली जाती है। तभी उसे एक घायल हिरन नजर आती है। वो दर्द से कराह रही थी। प्रीति को उस पर दया आ गई, पर उसको डर भी था कि शेर ने उसे देख लिया तो वो उसे मार देगा। पर उसने अपनी चिंता ना करते हुए उस हिरन का फिक्र किया और वो उसके पैर में फंसा कांटा निकाल देती है। इसके बाद वो हिरन माँ दुर्गा के अवतार में बदल जाती है। प्रीति बेटी, तू बहुत ही साफ और अच्छे दिल की लड़की है। तूने एक बेजुबान जानवर की जान बचाई और अपनी जान की परवाह भी नहीं की। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ बेटी। ये ले, ये जादुई सोने चांदी का फ्रॉक, इसे पहनकर तेरे पास कई शक्तियाँ आ जाएंगी और ये फ्रॉक तेरी हर इच्छा भी पूरी करेगा और इसमें से सोने चांदी के सिक्के गिरेंगे। जा बेटी, अब तुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होगी। प्रीति वो सोने चांदी का फ्रॉक लेकर घर आ जाती है और उसे पहन लेती है। उसे पहनते ही वो बहुत ही सुंदर और खूबसूरत लड़की बन जाती है। वो अब काली नहीं थी। उसे देख अंजलि और पूजा जल भून जाते हैं। ये सोने का चांदी का फ्रॉक पहनकर बहुत इतरा रही है, अभी इसका काम तमाम करती हूँ। अंजलि ने उसके फ्रॉक में आग लगानी चाहिए, पर जादुई फ्रॉक ने उसके ही कपड़े में आग लगा दी और वो चिल्लाने लगी, अरे बचाओ बचाओ, कोई, मैं मर जाऊंगी, कोई तो मेरी मदद करो, अरे पूजा। उसकी बेटी पूजा तो वहाँ से भाग जाती है, पर प्रीति अपने जादुई फ्रॉक से कहकर वो आग शांत करवाती है और जादुई फ्रॉक पानी की बारिश करके वो आग बुझा देता है। उसके बाद प्रीति वहाँ से चली जाती है और अपना एक बड़ा सा सुंदर घर बसाकर उसमें रहती है। अब उसको किसी भी चीज की जरूरत होती तो वो जादुई फ्रॉक एकदम पूरी कर दिया करता था और जादुई फ्रॉक से सोने चांदी के सिक्के भी बिखरते थे। वो अपनी हर जरूरत पूरी करती थी। वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में रोज एक पुजारी जी बड़े भाव से पूजा और सेवा करते थे। उन पंडित का नाम पंडित गंगाधर था। वो रोज बिहारी जी की आरती करते, भोग लगाते और रोज 4 लड्डू ये सोचकर भगवान के बिस्तर के पास रख देते थे कि रात को उन्हें यदि भूख लगी तो वो उठकर खा लेंगे और हमेशा तो भगवान के बिस्तर पर प्रसाद बिखरा मिलता था। ये देखकर उनको मन ही मन प्रसन्नता होती और रोज इसी भाव से वे श्री बांके बिहारी जी की भक्ति करते। लेकिन एक दिन बिहारी जी को स्नान कराने के बाद वे 4 लड्डू रखना भूल गए। उन्होंने पट बंद किए और चले गए। रात में करीब 1-2 बजे जिस दुकान से वे बूंदी के लड्डू लाते थे उन बाबा की दुकान खुली थी। वे घर जाने ही वाले थे कि तभी एक छोटा सा बालक आया और उनसे बोला, बाबा मुझे बूंदी के लड्डू चाहिए, दे दो ना। उस दुकान के मालिक ने उस बच्चे से कहा, लल्ला लड्डू तो सारे खत्म हो गए हैं, अब तो मैं दुकान बंद करने जा रहा हूँ, अब तुम कल आना। जाओ अपने घर जाओ, रात बहुत हो गई है। नहीं लड्डू बचे हैं, आप अंदर जाकर देखो, आपके पास 4 लड्डू रखे हैं। अरे बेटा मेरी दुकान है, मुझे पता नहीं होगा क्या? मेरी दुकान में कोई लड्डू नहीं है, जाओ। नहीं बाबा आप एक बार जाकर देखो, लड्डू रखे हुए हैं। उनके बार बार मना करने पर बाबा ने अंदर जाकर देखा तो उन्हें वो 4 लड्डू मिल गए जो कि आज मंदिर नहीं गए थे। बालक तुम सही कह रहे थे, ये लो ये 4 लड्डू और लाओ मुझे मेरे पैसे दे दो, मुझे दुकान बंद करनी है। मेरे पास पैसे तो है नहीं, मैं क्या करूँ? हाँ ये मेरे सोने का कंगन है, आप ये ले लो। और उस बालक ने तुरंत अपने हाथ के सोने के कंगन उतार कर उस बाबा को देने लगे। बाबा ने कहा, लल्ला पैसे नहीं है तो रहने दो, कल अपने बाबा से कह देना, मैं उनसे ले लूंगा, जाओ बहुत रात हो गई है। नहीं बाबा आप ये कंगन ले लो। वे बालक नहीं माना और कंगन दुकान में फेंक कर भाग गया। सुबह जब पुजारी जी ने पट खोला तो उन्होंने देखा कि बिहारी जी
के हाथ में कंगन नहीं है। यदि कोई चोर भी चुराता तो केवल कंगन ही क्यों चुराता। थोड़ी देर बाद ये बात सारे नगर में फैल गई। हर आदमी इस बात पर बात करने लगा। अरे पता है तुम्हें, बाके बिहारी जी के कंगन गायब हो गए हैं। तुम्हें कैसे पता गायब हो गए हैं? अरे भाई, चोरी हुए होते तो चोर कंगन ही क्यों चुराता, और चीजें भी तो चुराता ना। सोचो। ऐसे ही ये पूरी बात पूरे वृंदावन में फैल गई। जब उस दुकान वाले को पता चला तो उसे रात की बात याद आई। उसने अपनी दुकान में कंगन ढूंढा और मंदिर जाकर पुजारी जी को दिखाया और सारी बात बताई। पुजारी जी ने जब वो कंगन देखा तो उन्हें समझ में आ गया कि ये तो बिहारी जी के कंगन है और उन्हें रात की बात याद आई। हे बाके बिहारी, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। मैं कल आपके लिए लड्डू रखना भूल गया और आपको यूँ रात भर भटकना पड़ा। हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। तो इस तरह समझ गए आप कि बिहारी जी स्वयं वो लड्डू लेने गए थे।